नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहली जो इसके अंदर हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों बाल विकास टॉपिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, अलग अलग पार्टों के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इतना आप सभी साथियों को बता दूं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट या आरटेट जो भी हो इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के लिए संपूर्ण जानकारी यहां पर दी जाएगी मित्रों। अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं जो आपके आरटेट होनी है, फिर थर्ड ग्रेड एग्जाम होनी है या सेकंड ग्रेड एग्जाम होनी है, तो दोनों की मैं आपको है जो प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पर आपको सभी क्लासेस जैसे जैसे आगे क्लासें आएगी क्लासें मिलती जाएगी। और इसी के साथ ऐप के माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर जो शिक्षा मनोविज्ञान है हमारी, इसके वीडियो लेक्चर, इसके साथ में जो भी पीडीएफ बनेगी, पीडीएफ प्रश्न उत्तर सभी के सभी मैटर, वो भी जो आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध करवा दी जाएंगे। जो भी साथी संपूर्ण जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो अपना कोर्स है जो परचेज कर सकते हैं। कहां पर? ऐप पर जाकर दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो भी मेरे नए साथी है जो रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाल विकास। बाल विकास के अंदर बाल विकास के सिद्धांत, फिर अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, इनकी परिभाषाएं, इनके बारे में बात करेंगे। हम जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनके बारे में एक एक दिन, जैसे शैशवावस्था होगी तो शैशवावस्था की क्लास रहेगी, उस प्रकार अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, जो भी मित्र क्लास पर है एक बार इस क्लास को जरूर देख ले, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहां पर कितना ज्ञान मिलता है मित्रों। तो चलते हैं, देखिए मित्रों, कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड या आरटेट एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन बनकर आए आपके सामने, जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं इससे बाहर जाने के चांस ही नहीं है। चलिए मित्रों, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक व थॉमस होब्स ने। यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व थॉमस होब्स ने किया। क्वेश्चन बन रहा है आपका, पेस्टोलॉजी 1774 ईस्वी में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम तो अध्ययन जॉन लॉक व थॉमस होब्स ने किया है, लेकिन बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने। कब? 1774 ईस्वी के अंदर। आगे देखिए, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में 1893 ईस्वी में स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की है? स्टैनली हॉल ने की है। कहां से? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से दोस्तों। आगे देखिए, बच्चों की शिक्षा का अध्ययन, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किसने किया है? रूसो ने किया है। कौन सी पुस्तक में? ईमाइल के अंदर, ईमाइल पुस्तक में किया है। इस पुस्तक का अन्य नाम भी है रूसो का काल्पनिक शिष्य। इस पुस्तक को कहा जाता है रूसो का काल्पनिक शिष्य दोस्तों। आगे देखिए, 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था। कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर सबसे पहले बाल सुधार गृह 1887 ईस्वी में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये लिए। नेक्स्ट है, प्रथम बाल निर्देशन स्थापना। क्या कह रहा है? प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना कहां पर? विलियम हिल्ली ने की थी शिकागो में। कहां पर? विलियम हिल्ली ने की थी शिकागो में 1909 के अंदर दोस्तों। 1909 में विलियम हिल्ली ने शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब की गई? भारत के अंदर बाल अध्ययन की अगर बात की जाए, भारत के अंदर बाल अध्ययन की बात की जाए तो 1930 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? ताराबाई मोडेक के द्वारा। किसके द्वारा? ताराबाई मोडेक के द्वारा दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, एक एक चीज है, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हमारा जो कोर्स है जो आपको हमारा ऐप पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। देखिए, भारत में गिज्जू भाई बदेका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गिज्जू भाई बदेका ने मोंटेसरी से प्रभावित होकर 1920 के अंदर बाल मंदिर संस्था
गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की थी। बाल मंदिर संस्था की स्थापना किसने की है? गिज्जूभाई बधेका ने। किससे प्रभावित हुए थे? मोंटेसरी से दोस्तों। अब बात करते हैं हम बाल विकास की जो मुख्य पूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनकी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों बाल विकास की परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो पहली है मुंद्रो की। क्या है? विकास परिवर्तनशील श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यहां पे क्या कहा है मुंद्रो ने? मुंद्रो ने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। बात करें प्रोबेल की, तो प्रोबेल ने कहा बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। प्रोबेल ने क्या कहा मित्रों? बालक स्वयं है जो विकास उन्मुख होने वाला क्या है? पौधा। पौधा आप छोटा लगाते धीरे धीरे वो पेड़ का रूप लेता है। उसी प्रकार बालक भी स्वयं क्या होता है? विकास उन्मुख, यानी पौधे से पेड़ बनता है दोस्तों। आगे है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने क्या परिभाषा दी? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन होता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि जो बाल मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिससे बालक के जन्म से परिपक्व अवस्था है, जन्म से परिपक्व अवस्था तक जो विकसित होता है बालक, उसका अध्ययन किया जाता है। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा? बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। बालक के अंदर सच्ची शक्ति का निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की क्या होती है? आधारशिला होती है दोस्तों। तो यह है बाल विकास की जो आपके लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं बनती है वो। अब यहां पर बहुत सारे साथी यह बात रखेंगे कि सर परिभाषाएं तो और भी है, लेकिन जैसे शैशवावस्था पढ़ेंगे तो शैशवावस्था की परिभाषा ले लेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे तो किशोरावस्था की परिभाषाएं ले लेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से उन परिभाषाओं को क्लियर करते जाएंगे। आगे चलते हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांतों की। बाल विकास के सिद्धांत। अभी आपको ऐसा लग रहा है ये बाल विकास है क्या, लेकिन जब ये पूरी क्लास आप देख लोगे ना तो संपूर्ण आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे, अभिवृद्धि और विकास पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये बाल विकास ओरिजिनल में होता क्या है दोस्तों। तो देखिए बाल विकास के सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है? सतत विकास का सिद्धांत दिया था हरलोक ने। देखिए विकास निरंतर चलता रहता है गर्भाधान से मृत्यु तक। सतत विकास यानी कि हरलोक ने कहा कि जो विकास है ये निरंतर चलता है। जिस दिन गर्भ में बच्चा होता है उस दिन से लेकर जब तक मृत्यु होती है उस बालक का, उसका युवक बनेगा, वृद्ध बनेगा, यानी मतलब उसका विकास है वो निरंतर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं दोस्तों। दूसरा सिद्धांत देखिए अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। अंगों की गति। अब अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत कैसे? देखिए सिर का विकास पहले, हाथ पैर का अंत में। सबसे पहले सिर का विकास होगा, सिर से फिर धड़ का, धड़ से फिर पैरों का, हाथों का विकास होगा। मतलब अंगों की जो गति है उनमें भिन्नता है, क्योंकि सिर का पहले हो रहा है और पैरों का क्या हो रहा है? अंत में हो रहा है। यह है अंगों की गति का विकास। तीसरा देखिए अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इनमें देखिए शैशवावस्था व किशोरावस्था में तीव्र होता है क्या? विकास। जबकि बाल्यावस्था में आपको पता है, आपने पहले पढ़ी है अगर साइकोलॉजी, तो बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। शैशवावस्था में तेज होती है, बाल्यावस्था में धीमी होती है थोड़ी सी, और फिर किशोरावस्था में एकदम से तेज हो जाती है। मतलब अवस्थाओं के अंदर जो विकास है इसमें भी क्या मिलती है? भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास किस दिशा से होता है? जैसे हमने देखा ना सिर से पैर की ओर। अब यहां पे देखिए सिर से पैर की ओर, एक कहां पर मित्रों? सिर से पैर। एक आप देखिए जो आपका मध्य भाग है वहां से हाथों की ओर भी क्या होता है? आपका विकास होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आगे नेक्स्ट केंद्र से दूर की ओर विकास का क्रम। यही चीज है विकास की दिशा का सिद्धांत ही यहां पर कह रहा है। हमारा जो केंद्र है उससे बाहर की ओर। देखिए केंद्र से प्रारंभ होकर फिर बाहरी विकास, जैसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, फिर भुजाओं का विकास, बाद में संपूर्ण विकास। निकट से दूर का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है।
तो विकास की दिशा का सिद्धांत या केंद्र से दूर की ओर का विकास क्रम है, ये सेम, ये एक ही सिद्धांत है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है मित्रों हमारा बाल विकास का, वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या कहता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत आपको क्या कहता है मित्रों? देखिए, संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रम से होता है। समान प्रतिमान, कोई सा भी मानव जाति का है ना, उसको आप उठाकर देख लेना, सबसे पहले सिर का, अंत में पैर का विकास होगा। मतलब समान जो विकास है वो समान प्रतिमान के साथ विकास होता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या है। पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को, फिर दोनों में समन्वय स्थापित कर लेना। मतलब पहले हमारा अंग है, अंग का विकास होगा, फिर अंग के जो भाग है, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के भाग है हमारे, हाथ है, पैर है, तो फिर इनका होगा, और फिर इन दोनों में, जैसे हाथ, पैर और हमारी शरीर है, उनके मध्य क्या हो जाएगा? समन्वय। यह है एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों। 8वां सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी, पूर्व अनुमान या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। मित्रों आपने देखा होगा, घर में छोटा बच्चा होता है तो बोलते हैं ना, ये इसकी हाइट इतनी बढ़ेगी, ये इतना ही रह जाएगा, ये मोटा होगा, छोटा होगा, यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। वृद्धि व विकास गति देखकर आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की जा सकती है। वृद्धि और विकास है, इनकी जो गति हम शैशवावस्था में देखते हैं, उसको देखकर हम भविष्यवाणी करते हैं कि आगे जाकर इनका जो कद है वो लंबा होगा या बौना रहेगा, या शरीर इनका मोटा होगा या पतला रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। 9वां सिद्धांत क्या कह रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक बालक का विकास अलग गति से होता है। यह नहीं है आपके सामने 4 बालक खड़े हैं तो चारों का विकास है वो समान होगा। उनमें से कोई बालक तो 6 फुट जाएगा, कोई 5.5 फुट ही लंबा होगा, कोई 4 फुट ही रह जाएगा, कोई 5 फुट जाएगा। तो हर बालक का जो विकास है वो अलग अलग गति से होता है, अलग अलग जो गति है उसके साथ होता है। इसलिए यह भी याद रखना है, यह नहीं है हाँ सिर से पैर की ओर उनका विकास होगा, लेकिन गति अलग अलग हो सकती है। कोई बालक है जो 8 साल के अंदर, 8 साल, 9 साल, 10 साल, यानी आप ये मान के चलो 14 साल का बालक है जो 5 फुट का हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बालक 14 साल के होने पर भी 4 फुट के रह जाते हैं। तो ये क्या, अलग अलग गति बालक के विकास की होती है दोस्तों। 10वां सिद्धांत है वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। मित्रों जो विकास होता है ना, हमारा विकास, जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। चाहे वंशानुक्रम हो चाहे वातावरण हो, इन दोनों से प्रभावित रहता है हमारा विकास। आगे चलिए नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। 11 नंबर सिद्धांत क्या है? अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। 11 नंबर का सिद्धांत है अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। यह क्या कहता है? अधिगम व परिपक्वता विकास को प्रभावित करते हैं। चाहे अधिगम आप कुछ भी सीखें या आप में परिपक्वता आ रही है, तो ये दोनों है जो आपके विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। परिपक्वता के बारे में हम आगे, अधिगम और परिपक्वता है जो अभिवृद्धि और विकास है हमारा, इसके जो प्रभावित करने वाले कारक है वहां पर इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास सभी पहलुओं में आपस में संबंधित होते हैं। कोई सा भी विकास हो और किसी भी पहलू में विकास हो, वो क्या होता है मित्रों? हमेशा क्या होता है? परस्पर संबंधित होता है। कैसे मित्रों? कैसे होता है? जैसे सामाजिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, इनका आपस में क्या होता है? संबंध होता है मित्रों। चाहे शारीरिक विकास, कोई सा भी विकास हो, इनका क्या होता है? आपस में संबंध होता है। मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत यही कहता है मित्रों। तो ये जो हमने यहां पर बाल विकास के सिद्धांत देखे हैं ना 12, यही सिद्धांत आपके अभिवृद्धि और विकास के अंदर आएंगे। अभिवृद्धि और विकास के जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो लगभग यही सिद्धांत है जो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, समान से ही सिद्धांत रहेंगे। अब मित्रों जो हमारा मुख्य चीज है उसकी ओर चलते हैं। बाल विकास मतलब अभिवृद्धि और विकास। सबसे पहले अभिवृद्धि और फिर विकास की ओर चलेंगे। अभिवृद्धि कहते हैं किसको है? देखिए मित्रों, अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है।
अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, शरीर मोटा होना, शरीर लंबा होना, यही अभिवृद्धि है। हमारा जो शरीर बढ़ता है ना, शरीर के आकार में जो परिवर्तन आता है ना, यही आपकी अभिवृद्धि होती है दोस्तों। जैसे जिसके कारण भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना आदि किसमें आते हैं? अभिवृद्धि में आते हैं। ये सभी अभिवृद्धि में क्या किसमें आते हैं? अभिवृद्धि में। और अभिवृद्धि किसमें आएगी? आपकी विकास के अंतर्गत आएगी। लेकिन विकास में किस किस को शामिल किया गया अभिवृद्धि के साथ, वो आगे देखेंगे। अब एक मित्रों जो फ्रैंक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने एक परिभाषा दी थी, वो देखिए। फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है, कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है, यही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है दोस्तों। यह है आपकी अभिवृद्धि। अभिवृद्धि मतलब आकार में वृद्धि, समझ गए मित्रों। अब चलते हैं विकास की ओर। यह विकास क्या होता है देखिए। विकास व्यक्ति के समग्र परिवर्तन ही विकास है। कैसे? व्यक्ति का चाहे मानसिक परिवर्तन हो, चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे नैतिक परिवर्तन हो, चाहे संवेगात्मक परिवर्तन हो, कैसा भी अगर व्यक्ति में परिवर्तन होता है तो वो आता है विकास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। यानी व्यक्ति का जो संपूर्ण परिवर्तन देखने को हमें मिलता है वो आपको आएगा विकास के अंदर। यहां परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से। चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, अब यहां पर जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो आपका क्या होता है? अभिवृद्धि होता है। बाकी मानसिक परिवर्तन है, संवेगात्मक परिवर्तन है, नैतिक परिवर्तन है, यह आपके किस में नहीं आते हैं? अभिवृद्धि में नहीं आते हैं। शारीरिक परिवर्तन ही आपको अभिवृद्धि में शामिल करेंगे। बाकी जो भी परिवर्तन है, इन सभी का मिश्रित रूप होता है, वो विकास होता है। वास्तव में विकास अभिवृद्धियों का योग है। अभिवृद्धियों का योग कैसे? अभिवृद्धियों का योग कैसे बना? वैसे हम अभिवृद्धि कहते हैं शारीरिक विकास में परिवर्तन को। अब अगर हम ऐसे मान लें कि मानसिक विकास में जो परिवर्तन हो रहा है वही अभिवृद्धि है, संवेगात्मक विकास में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी क्या? अभिवृद्धि है। नैतिक विकास में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी क्या है? अभिवृद्धि है। तो इस प्रकार इन सभी अभिवृद्धियों का जो योग है वो क्या होगा? आपका विकास होगा। विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप क्या है? विकास में नई नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्य कुशलताएं प्रदर्शित होती है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। विकास के परिणाम स्वरूप, यहां पे प्राणी है आपका, क्या है? प्राणी। प्राणी या मानव के अंदर नई नई योग्यताएं देखने को, नई नई विशेषताएं और नई नई कार्य कुशलताएं आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर हरलोक की एक परिभाषा है, जो देखिए मित्रों, हरलोक ने क्या कहा था? परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। परिपक्वता और अनुभव, अनुभव है मित्रों, यह आपके आकार से कोई लेना देना नहीं। आपके शरीर का आकार कैसा है उससे अनुभव का कोई लेना देना नहीं है। तो अनुभव और परिपक्वता, आपके शरीर परिपक्व हो रहा है और उसके अंदर नए नए अनुभव, जैसे मानसिक अनुभव, संवेगात्मक अनुभव, तो इन दोनों का मिश्रित रूप ही क्या है? आपका विकास है। यह हरलोक ने कहा। यहां पर जो मित्रों हरलोक है, इन्होंने विकास को होने वाले परिवर्तन है उनको 4 क्रम में बांटा। देखिए, श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 क्रम में बांटा है। कौन कौन से क्रम है ये? आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने चिन्हों का लोप होना और नवीन चिन्हों का उदय होना। यह हरलोक ने बताए हैं दोस्तों। तो विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन है, उसके अनुसार हरलोक ने 4 क्रम बताए। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय दोस्तों। तो यह था हमारा अभिवृद्धि और विकास। सिंपल सा, अभिवृद्धि मतलब शरीर के आकार में बढ़ोतरी और विकास का मतलब सभी प्रकार के जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे नैतिक हो, सभी प्रकार के जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएंगे? विकास कहलाएंगे। अब देखते हैं हम अभिवृद्धि व विकास के अंदर अंतर दोस्तों। अभिवृद्धि व विकास में अंतर देखिए। अभिवृद्धि, विकास, केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उप अंग में परिवर्तन से है मित्रों। शारीरिक पक्ष
यानी कि कोई शरीर का अंग या हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो परिवर्तन देखने को मिलता है, पतला, मोटापा, लंबा, बोना, यह परिवर्तन आपका अभिवृद्धि है। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन। संपूर्ण जो अंग है, संपूर्ण जो पक्ष है हमारे, संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, जो आपका अभिवृद्धि है, ये विकास में क्या है, सम्मिलित है। विकास का ही भाग होता है आपका अभिवृद्धि। तो संपूर्ण जो हमारे पक्ष होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विकास होता है। लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि के अंदर क्या होता है, लंबाई में, चौड़ाई में, भार में, इनमें वृद्धि आपको देखने को मिलती है। जबकि विकास है ना मित्रों, विकास के अंदर आपको कार्य क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी। कैसे? जैसे जैसे आप में विकास होगा तो आपकी कार्य क्षमता में सुधार आएगा, आपके सोचने की क्षमता में सुधार आएगा, तो क्या होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अब देखिए अभिवृद्धि का संकुचित अर्थ, अभिवृद्धि है इसका संकुचित अर्थ है, अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है। यह विकास की जो प्रक्रिया है उसका ही भाग है। विकास की जो प्रक्रिया उसका ही भाग होता है अभिवृद्धि, मतलब एक छोटा सा भाग है, संकुचित अर्थ इसका निकलता है। जबकि जो विकास है इसका व्यापक अर्थ निकलता है। अब व्यापक अर्थ, विकास का व्यापक अर्थ कैसे? क्योंकि जो विकास है इसका संबंध शारीरिक पक्ष से होते हुए भी आपका जो संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक है, इन सभी पक्षों से होता है। मतलब व्यापक अर्थ यहां से प्रदर्शित ये करता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय, मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक, जो शारीरिक वृद्धि है उसको प्रदर्शित करता है, शारीरिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, एक पक्ष हो गया इसका। जबकि विकास है आपका बहुपक्षीय। कैसे? जैसे शारीरिक पक्ष हो गया, शारीरिक परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन है, संवेगात्मक परिवर्तन है, ये सभी परिवर्तन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका अभिवृद्धि है इसमें बाह्य स्वरूप, बाह्य स्वरूप मतलब आपका जो शरीर है इसका आकार ही इसके अंदर देखने को मिलेगा, आकार में ही परिवर्तन मिलेगा आपको। बाह्य स्वरूप इसको आप आसानी से देख सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन जो विकास है यह बाह्य व आंतरिक स्वरूप है। बाह्य मतलब आकार भी इसमें हमारा शरीर का शामिल है। जबकि मानसिक विकास, जो हमारे अंदर मानसिक विकास हो रहा है उसका हमें कुछ पता चल रहा है, मानसिक परिवर्तन हो रहा है उसका कुछ पता चल रहा है, तो वो किसमें होगा, आपके विकास के अंदर सम्मिलित होगा। अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाना, अभिवृद्धि है जो कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। जैसे ही आप परिपक्व होते हैं तो अभिवृद्धि यानी आपका शरीर में आकार परिवर्तन होता है वो रुक जाता है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलना, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। आज अगर आप ये मानकर चलते हो आप 25 साल के हैं, आज आप कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन आप सीख रहे हैं, आप अपने मानसिक विकास में परिवर्तन कर रहे हैं, आप संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या आप शरीर में कुछ बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपकी लंबाई में बढ़ोतरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मतलब जो आपका अभिवृद्धि है वो एक समय के पश्चात रुक जाएगी, जबकि विकास है ये जीवन पर्यंत, जन्म से मृत्यु तक चलता रहेगा। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, आगे है केवल आकार बढ़ने से संबंध। अभिवृद्धि केवल शरीर का आकार में बढ़ोतरी है, जबकि आपका जो विकास है इसमें संपूर्ण परिवर्तन संबंध है। जो आपका क्या है, जो विकास है उसमें संपूर्ण परिवर्तन, चाहे कैसा भी परिवर्तन हो, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक, जैसा भी परिवर्तन है वो सभी इसके अंदर सम्मिलित है। सीधे नापा तोला जा सकता है। अब आपका आकार है, इसमें आकार है, आपका शरीर का वजन था पहले 50 किलो, बाद में हो गया 55 किलो, तो आपने नाप लिया कि मेरा जो अभिवृद्धि है मेरे में 5 किलो की हुई है, आपने नाप लिया। जबकि सीधे मापन संभव नहीं है विकास के अंदर। क्या आप अपने मानसिक विकास को सीधा नाप सकते हैं? क्या आप अपने नैतिक विकास को नाप सकते हैं? कभी नहीं नाप सकते मित्रों। तो विकास के अंदर सीधे मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट है परिमाणात्मक, मात्रात्मक या संख्यात्मक। एक ही चीज है, परिमाणात्मक बोलो, मात्रात्मक बोलो या संख्यात्मक बोलो। जो आपकी अभिवृद्धि होती है इसका मात्रा यानी संख्यात्मक मान आप पता कर सकते हैं मित्रों। लेकिन जो आपका विकास है उसका परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आगे देखिए, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। अभिवृद्धि में विकास नहीं होता है, जबकि विकास में क्या होती है आपकी अभिवृद्धि। विकास एक बड़ी क्या है, संस्था है, उसी का हिस्सा एक कमरा मान लो, एक आप साइड में संस्था मान लो, क्या है आपकी अभिवृद्धि है। विकास मेन संस्था है और उसके छोटा भाग है आपकी अभिवृद्धि। जैसे कैसे, विकास अगर हम माने भारत को,
तो अभिवृद्धि आपका क्या होगा, एक राजस्थान रहेगा दोस्तों। रचनात्मक परिवर्तन आपको मिलेगा, रचनात्मक यानी शरीर में परिवर्तन एक रचनात्मक परिवर्तन होगा, जबकि आपका जो विकास है उसमें रचनात्मक के साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये विनाशात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, तो जैसे हम अवस्थाएं पढ़ेंगे ना, उनके अंदर आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। तो ये था हमारे अभिवृद्धि व विकास के अंदर अंतर। अब आगे हम बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के जो सामान्य सिद्धांत है उनके बारे में। कहीं पर इतना नहीं मिलेगा, कहीं पर भी इतना आपको एक साथ नहीं मिलेगा। अगर आप वहां क्लास अटेंड करोगे तो नोट्स नहीं बना पाओगे, यहां पर आप नोट्स भी बना सकते हो, संपूर्ण ज्ञान यहां पर मिलेगा। और बाकी जो पीडीएफ अगर चाहिए तो जैसे ही कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 या 3 दिनों के बाद आपको ऐप के माध्यम से कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। संपूर्ण मनोविज्ञान की क्लासें वहां पर मिलेगी आपको, और वहां पर क्लासों के साथ पीडीएफ मिलेगी, प्रश्न उत्तर है वो हर टॉपिक के वहां पर मिलेंगे मित्रों। तो अभिवृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत देखिए, सतत विकास, निरंतर विकास का सिद्धांत। सतत या निरंतर एक ही चीज है, सतत निरंतर एक ही चीज है। तो विकास है ये निरंतर जारी रहता है, विकास क्या रहता है, निरंतर जारी रहता है। दूसरा देखिए, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत यह क्या कहता है मित्रों, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के लिए विकास विभिन्न दरों से होता है। कुछ क्षेत्रों में शारीरिक वृद्धि तेज हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह धीमी भी हो सकती है। यह नहीं है कि जो हमारा शरीर है इसका अगर हम शारीरिक विकास को लेकर चलें, शारीरिक विकास को लें, तो यह नहीं है कि हमारे सिर का विकास तेजी से हो रहा है तो हमारे हाथों का विकास भी तेजी से हो, यह धीमे भी हो सकता है। मतलब जो विकास की गति है उसमें दर अलग अलग रहती है। जैसे मानसिक विकास हो, संवेगात्मक हो, नैतिक विकास हो, सभी में यह दर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी मित्रों। नेक्स्ट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। क्या कह रहा है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसी को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए विकास संपूर्ण रूप से होता है, उसके शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। जो हमने बाल विकास के सिद्धांत में पढ़ा था यह चीज, कि चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक हो या नैतिक हो या अन्य कोई सा भी विकास हो, यह आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित, यानी आपस में संबंधित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भविष्यवाणी का सिद्धांत। यह हमने देखा था ना कि विकास के द्वारा या बाल विकास के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो विकास के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है, और आपको देखने को भी, आप अपने घर में छोटे बच्चों को बड़े होते हुए देखते हैं और उनकी भविष्यवाणी, दादा दादी जो नाना नानी भविष्यवाणियां करते हैं, वो सिद्ध होते हुए भी आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां देखी होगी। आगे चलिए, नेक्स्ट सिद्धांत है, 5वां सिद्धांत है हमारा, वो क्या कह रहा है, संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचय और पुनरावृत्ति का। अब संचयी का अर्थ क्या होता है, जोड़ते जाना। संचयी का अर्थ जोड़ते जाना दोस्तों। विकास में एकल अनुभव का भी महत्व होता है और यह व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप में यह मानकर चलो कि आप में 40 गुना ज्ञान है और आप कहीं पर गए और आपने वहां पर कुछ नया सीखा, कुछ नया अनुभव किया, और 41 गुना, मतलब संचय यानी आपने कुछ जोड़ा, तो ये क्या हो रहा है, आप में विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, विकास हो रहा है दोस्तों। अब देखिए विकास की पुनरावृत्ति होती है। विकास की पुनरावृत्ति कैसे होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों। देखिए यहां पे, क्योंकि एक अवस्था की विशेषताओं को अन्य अवस्थाओं में स्थापित किया जा सकता है। कैसे, जैसे शैशवावस्था का आत्म प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। शैशवावस्था में खुद से प्रेम और किशोरावस्था में भी आपको खुद से प्रेम, ये दोनों चीजें आप क्या है, जो आपका परिवर्तन है, जो विकास में परिवर्तन है, वो देखने को मिलेगा। पुनरावृत्ति होगी आपके, समझे मित्रों। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह भी हमने पहले देखा था। व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की क्या है मित्रों, उपज है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत यह है कि जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है, इन दोनों से ही बना हुआ आपका मानव है, आपका व्यक्ति है दोस्तों। एकीकरण का सिद्धांत, देखिए
इस सिद्धांत का अर्थ है बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, दोनों ओर होता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कह रहा है यहां पर? एकीकरण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बन सकता है एग्जाम के अंदर मित्रों। जो आपका एकीकरण का सिद्धांत है ये क्या कह रहा है यहां पर? आप कैसे देखिए, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य। पहले मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि पहले संपूर्ण अंक का विकास, फिर अंक के भागों का, या बहुत जगह यहां पर भी होता है कि पहले अंक का जो अंक के भाग है उनका विकास होगा और फिर थोड़ा सा जो भाग बचा हुआ है मुख्य अंग है उसका विकास होगा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से सामान्य दोनों ओर व्यक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट और अंतिम देखिए सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, मस्तकोन्मुखी भी कहते हैं, सिरोपुंज विकास यानी सिर से पैर की ओर, केंद्रीय परिधीय विकास, केंद्र से हाथों की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, निकट दूर विकास भी इसको कहा जाता है। तो ये थे हमारे अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। अब चलते हैं और मेन चीज की ओर आते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मित्रों, बाल विकास को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम। बहुत अच्छी तरह समझेंगे इस चीज को और इनके बाद हम फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें शुरू करेंगे हमारी अवस्थाएं। तो देखिए मित्रों, 3 कारक है जिनके द्वारा बाल विकास प्रभावित होता है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है परिपक्वता और अधिगम। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं वंशानुक्रम। देखिए मित्रों, वंशानुक्रम क्या है? यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला या प्रमुख कारक है। विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक कौन सा कारक? वंशानुक्रम। बालक को अपने माता पिता और पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय से प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। जो माता पिता, जो दादा दादी, परदादा परदादी, उससे बड़े दादा दादी, उनसे जो विशेषताएं बच्चे को जन्म से मिलती है, गर्भाधान से मिलती है, वो ही क्या है? वो विशेषताएं किसके द्वारा? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाती है। मित्रों, अब लिंग निर्धारण कैसे होता है यहां से देखिए, माता में अंडाणु होते हैं, पिता में शुक्राणु होते हैं। अंडाणु को XX ये एक जोड़ा होता है और शुक्राणु को XY एक जोड़ा हो गया। जो आपके अंडाणु है ये 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, सॉरी 23 गुणसूत्र है ये मित्रों, सॉरी 23 गुणसूत्र होते हैं। और आपके जो शुक्राणु है ये भी कितने? 23 गुणसूत्र होते हैं। तो 23 × 23। अब मित्रों यहां पे देखिए, गुणसूत्र 46 होते हैं जबकि जोड़े कितने बने? 23 जोड़े बने। इसको एक को क्या कहेंगे? अगर एक जोड़ा बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त कोष। इसको समझेंगे हम। देखिए यहां पर, अब मित्रों अगर से जैसे ही यहां पर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, अगर XX मिलते हैं तो क्या बने? जो जन्म होगा वो किसका होगा? किसका होगा? पुत्री का। XY मिलते हैं तो किसका होगा? XY के अंदर किसका जन्म होगा मित्रों? पुत्र का जन्म होगा। अब यहां से देखिए मित्रों, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं आपको, यहां से जब XYY यानी कि एक अंडाणु 2 शुक्राणु मिल जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है, सामान्य स्थिति, तो ऐसी स्थिति के अंदर पुरुष होगा और वो क्या होगा? अपराधी पुरुष होगा। अपराधी पुरुष बनेगा मित्रों। अब यहां पे स्थिति आ जाए XXY ये स्थिति आ जाए तो यहां पर जो है, जो जन्म होगा वो देखने में तो आपको पुरुष जैसा लगेगा, देखने में तो आपको पुरुष जैसा लगेगा, लेकिन वह एक अपरजाई होता है मित्रों। क्या होता है? अपरजाई। तीसरी स्थिति आपकी क्या बन सकती है? तीसरी स्थिति बन सकती है XO यानी खाली XX। ये महिला होते हुए भी इसमें महिला के गुण नहीं है, यानी बांझ रहती है। क्या बांझ रहती है? इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसको ही कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम मित्रों। XO यानी Y गुणसूत्र नहीं है, सिर्फ एक ही गुणसूत्र आया यहां पे X मित्रों। अब देखिए मित्रों, जो ये चीज है ना, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए मित्रों, यहां पर देखिए, नर और मादा के सहयोग द्वारा माता के गर्भाशय में एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है। नर और मादा के सहयोग से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एक नर
और मादा के संयोग से गर्भाशय, माता के गर्भाशय में एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। एक जोड़ा बनता है जिसको युग्मनज कहते हैं। इसके निर्माण के साथ साथ बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आता है। जैसे युग्मनज बनेगा तो बच्चा वहीं से पैदा होगा दोस्तों, भ्रूण के रूप में उसका विकास होने लगता है। जैसे यानी एक्स और एक्स आगे, एक्स और एक्स आगे। अब मित्रों यहां पे एक्स और एक्स आगे, तो ये आप माता ये पिता, इन दोनों का संयोग है। यहां से मित्रों ये दोनों मिलेंगे, मिलते ही ये युग्मनज बन गया एक्स एक्स का। फिर इसका अस्तित्व यानी ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और ये जैसे ही दोनों मिलते हैं तो ये मान के चलो कि यहां से बच्चा या बच्ची का जन्म होना तय है। मनुष्य जीवन का आरंभ केवल एक कोष यानी संयुक्त कोष से होता है। एक संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं और एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र में कितने जीन्स? 3000 जीन्स होते हैं। आगे देखिए मित्रों, वंशानुक्रम के वाक या इकाई क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, जो एक गुणसूत्र के अंदर 3000 होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हें पैतृक यानी जीन्स का हस्तांतरण होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्सों का हस्तांतरण होता रहता है। जीन्स के भीतर होता है डीएनए। जीन्स के भीतर क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों, यह पाया जाता है। वास्तव में आनुवांशिक गुणों का संचरण है जो डीएनए के माध्यम से होता है। तो इतनी जो हमने बात की है ना, कि मतलब माता पिता के जो गुण है वो पुत्र में, माता पिता के गुण जो पुत्र में आते हैं वो आते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा आते हैं आपके? वो आते हैं जीन्स के द्वारा। और जीन्स के अंदर होता है डीएनए। डीएनए के द्वारा ही माता पिता के गुण उसके पुत्र या पुत्री के अंदर आते हैं दोस्तों। यह था हमारा वंशानुक्रम का सिद्धांत। अब मित्रों यहां पे जो वंशानुक्रम है इसके कौन कौन से सिद्धांत है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है बिजमेन का जनन। पहला सिद्धांत बिजमेन का जनन दोस्तों, देखिए क्या कहता है ये बिजमेन, या इसको बीजकोष की निरंतरता का नियम भी कहते हैं। बीजकोष की निरंतरता का नियम या दरवे की निरंतरता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसमें जो बिजमेन है उन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। किस पर? चूहे पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। शरीर का निर्माण करने वाला जो जनन द्रव्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर हस्तांतरित होता रहता है। दादा दादी से माता पिता में, माता पिता से पिता जो पुत्र या पुत्री है उनमें यह हस्तांतरित होता रहेगा। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का क्या होता रहता है? संचरण होता रहता है। जो दादा दादी के गुण है उनका हस्तांतरण है मित्रों, वो जो जनन द्रव्य उसके द्वारा माता पिता में, माता पिता के जो गुण है और दादा दादी के गुण, दादा दादी गुण माता पिता में आ गए, फिर माता पिता के द्वारा पुत्र या पुत्री के अंदर वही दादा दादी के गुण है जो आपको देखने को मिलते हैं। यह है पहला वंशानुक्रम का सिद्धांत। दूसरा है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है। इसके समर्थक बिजमेन है। देखिए मित्रों यहां पे दो चीजें आती है, एक तो है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत और दूसरा है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। एक में असंचरण है, दूसरा में संचरण। असंचरण वाला क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में जो अर्जित गुण है उनका संचरण नहीं होता है। बालक ने अगर कोई गुण अर्जित किए तो वो उसके पुत्र या पुत्री में नहीं जाएंगे। जबकि जो उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत है यह क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण होता है। दोनों उल्टे हैं। जो नहीं है कि अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है उसका समर्थक था बिजमेन, और अर्जित गुणों का संचरण होता है इसका समर्थक था लेमार्क। कौन था? लेमार्क दोस्तों। इसके अंदर उदाहरण दिया जिराफ की गर्दन छोटी थी, धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार जिराफ की गर्दन है बड़ी होती गई। मित्रों यह है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा सिद्धांत। चलें नेक्स्ट की ओर। चौथा सिद्धांत है गाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत। किनका? गाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत। देखिए यह क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है।
वर्तमान माता पिता नहीं बल्कि बालक के जो सभी पूर्वज है उनमें घटते हुए प्रभाव के आधार पर कुछ न कुछ योगदान जरूर देते हैं। जो दादा दादी के गुण माता पिता में आए हैं ना, उतने ही दादा दादी के, उतने नहीं, उनसे कुछ घटते हुए कुछ गुण घटेंगे और पोता पोती के अंदर भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। यह है गाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा मेंडल का सिद्धांत या वर्ण संकरता का नियम। मेंडल का सिद्धांत या वर्ण संकरता का नियम। मेंडल ने मटर के दानों तथा काले व सफेद चूहों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है। सफेद और काले चूहों पर प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला, उनसे जो नई संतान आई उसमें भी उन्होंने परिवर्तन मिला। मतलब एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें, अगर एक ही माता पिता की दो संतानें हैं तो इन दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। आप अपने घर में इस चीज का अनुभव कर सकते हैं मित्रों। ये थे मित्रों वंशानुक्रम के सिद्धांत। अब वंशानुक्रम के देख लेते हैं नियम मित्रों कौन कौन से। पहला प्रभावित है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला पहला कारक था वंशानुक्रम, उसके सिद्धांत हमने देख लिए हैं। अब वंशानुक्रम के नियम देखते हैं। पहला नियम समानता का नियम क्या कहता है? जैसे माता पिता वैसी संतान, जैसे माता पिता है वैसी की वैसी उनकी संतान, यह है समानता का नियम। दूसरा है भिन्नता का नियम, जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान, माता पिता से कुछ भिन्न अगर संतान है तो वहां पर भिन्नता का नियम काम करेगा। प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन मतलब जैसे माता पिता उनसे ठीक विपरीत संतान, माता पिता जैसी कुछ उनमें गुण नहीं हो तो वहां पर होता है प्रत्यागमन का नियम। ये तीनों नियम है दोस्तों आपके वंशानुक्रम के नियम। और यह था हमारा पहला कारक जो वंशानुक्रम है वो। दूसरा कारक था हमारा वंशानुक्रम के बाद वातावरण। देखिए मित्रों वातावरण यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द है, वातावरण का पर्यायवाची शब्द है पर्यावरण। वातावरण का ही पर्यायवाची होता है पर्यावरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। परि प्लस आवरण, संधि विग्रह कीजिए पर्यावरण का, परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों ओर, और आवरण यानी घेरने वाला, ढकने वाला, घेरने वाला या ढकने वाला, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। आप जो साथी क्लास देख रहे हैं ना, आपके चारों ओर जो आपको घेर रखा है दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, यही आपका क्या है? वातावरण है, पर्यावरण है दोस्तों। अब देखिए रोस ने परिभाषा दी, वातावरण कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण कोई बाहरी शक्ति नहीं होती है जो हमें प्रभावित करती है मित्रों, ये रोस ने कहा था। अब देखिए मित्रों कि वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक है जो वातावरण से प्रभावित करते हैं? पहला कारक पारिवारिक वातावरण। पहला कारक कौन सा है आपका? पारिवारिक वातावरण। कैसे प्रभावित करता है? देखिए परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार ही बालक में अनौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन होता है मित्रों, जिसके अंतर्गत मां की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मां ही बालक की प्रथम गुरु होती है जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। तो जो बालक है उसमें जो संस्कार है वो कहां से आएंगे? परिवार से। परिवार में कहां से? मां से, क्योंकि प्रथम गुरु कौन है? मां। अगर कुछ उनमें दिक्कत आ रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, मतलब कुछ परिवर्तन वहां पर विकास में बालक के मिल रहा है आपको, तो ये क्या है? पर्यावरण यानी वातावरण के द्वारा वहां पर मिलेगा दोस्तों। फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होती है। आप विद्यालय में जाकर जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उससे पहले अगर आपने अपने घर में, अपने परिवार में जो शिक्षा ग्रहण किए वो ही सबसे बड़ी प्रभावशाली शिक्षा होती है दोस्तों। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय। किस बालक का प्रथम विद्यालय किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। और परिवार है जो सीखने का सर्वोत्तम स्थान होता है, ये दोनों चीजें। अब मित्रों आगे देखिए, परिवार के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? परिवार आता है वातावरण में, और वातावरण के अंदर परिवार, और परिवार के अंदर कौन कौन से कारण? पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति बालक के विकास को प्रभावित करेगी, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा है माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन। अगर उनके वैवाहिक जीवन, माता पिता के वैवाहिक जीवन में राड़ दंगे चलते रहेंगे तो मतलब बालक के विकास को प्रभावित होगा।
माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मतलब एक ही माता पिता है, दो बच्चे हैं, इसका तो सपोर्ट कर रहे हैं, इसका तो क्या कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, और इसका पक्ष नहीं ले रहे, तो वहां पर भी आपको जो बालक का विकास है वो क्या मिलेगा, परिवर्तनशील मिलेगा। अत्यधिक ममता व लाड प्यार, अगर बालक को अत्यधिक ममता, मां का प्यार और लाड प्यार दिया जाएगा तो भी बालक के विकास को प्रभावित मिलेगा दोस्तों। कठोर नियंत्रण व अनुशासन, कोई भी बालक है उसको आप जितना कठोर अनुशासन में रखेंगे, जितना उसको नियंत्रित करने की सोचेंगे, उतना ही उसके विकास में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और जन्म कर्म, इन सभी के द्वारा बालक का जो विकास है वो प्रभावित होता है दोस्तों। तो पहला था जो हमारा परिवार, दूसरा आया इसमें विद्यालयी वातावरण। पहला परिवार का वातावरण था, अब दूसरा आया विद्यालय या विद्यालयी वातावरण। देखिए मित्रों, वातावरण के अंदर दूसरा है विद्यालयी वातावरण। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन होता है विद्यालय। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन था आपका परिवार, और औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है आपका विद्यालय, जिसके अंतर्गत शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घर में मां की और विद्यालय के अंदर शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहां से यह चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल माने जाते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा है ना, इसके जन्मदाता है फ्रोबेल दोस्तों, जो जर्मनी के निवासी है। फ्रोबेल ने 1837 में जर्मनी के ब्लेकनब्रेग नामक ग्राम में प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना करके पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया। फ्रोबेल ने जर्मनी में एक गांव था ब्लेकेनब्रेग, वहां पर एक विद्यालय बनाया था, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। यह विश्व का प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय है मित्रों, जिसका नाम था किंडरगार्टन दोस्तों। और यहीं से पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, इसका जन्म हुआ दोस्तों। अब देखिए फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक बालो उद्यान का कुशल माली है। शिक्षक जो बालक नामक उद्यान है, बालक जो उद्यान है उसका कुशल माली है कौन, शिक्षक दोस्तों। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है, फ्रोबेल, जिनके द्वारा सर्वप्रथम किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की गई इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों। अब देखिए मित्रों, विद्यालय वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक, पहला विद्यालय का भौतिक वातावरण। विद्यालय का भौतिक वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है। शिक्षक का व्यवहार व कुशलता, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, कठोर है, मृदु है, या उसकी कुशलता पढ़ाने में कैसी है, बोलने में कैसी है, तो यह भी बालक के विकास को प्रभावित करेंगे। अनुचित शिक्षण विधियां, अगर शिक्षक उचित शिक्षण विधियां प्रयोग करेगा तो बालक के विकास में उन्नति होगी, जबकि अनुचित करेगा तो बालक के विकास में आपको कमी देखने को मिलेगी। शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा, अगर कोई भी शिक्षक क्लास के अंदर बालक की खुली निंदा करता है, सभी क्लास के सामने खुली निंदा करेगा, तो इससे बालक के विकास में आपको उन्नति नहीं अवनति देखने को मिलेगी। शिक्षक द्वारा बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, यानी कोई भी शिक्षक है अगर किसी बालक की अवहेलना करता है किसी भी प्रकार से, तो यह भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो ये 5 कारण है जो विद्यालय से रिलेटेड है, जिनसे बालक का विकास प्रभावित होता है। तीसरे में चले मित्रों, वातावरण के अंदर तीसरा आएगा हमारा, वो आएगा मित्रों सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। इसके अंतर्गत आस पड़ोस, मित्र व साथी, सिनेमा, हमारे रीति रिवाज, हमारे अंधविश्वास, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, ये सभी के सभी है ना मित्रों, ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आस पड़ोस, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, बालक के मित्र कैसे हैं, बालक सिनेमा देखना चाहता है, सिनेमा कैसा देख रहा है वो, हमारे रीति रिवाजों में क्या मिल रहा है बालक को, हमारे अंधविश्वास, अगर हम अपने घर में कुछ अंधविश्वास पाल रखे हैं तो बालक भी उनको पालने लग जाएगा। खान पीन हमारा क्या है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भौगोलिक वातावरण, जैसे जलवायु, जलवायु भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए मित्रों, मनोवैज्ञानिक कारणों के अंदर
मनोवैज्ञानिक वातावरण है इसके अंतर्गत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर बालक की एक आवश्यकता है कि उसको पेन चाहिए, अगर उसको पेन है वो समय पर नहीं मिल रहा है तो उसके विकास में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसका विकास है वो प्रभावित होगा। समझे मित्रों, पेन से आप समझ जाओ सभी मूलभूत आवश्यकताएं। निर्देशन व परामर्श, बालक को घर में और विद्यालय में कैसा निर्देशन मिल रहा है, समाज में उसको कैसा निर्देशन कैसा परामर्श मिल रहा है, यह उसके विकास को प्रभावित करता है मित्रों। प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, अगर किसी बालक से आप प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे तो बालक का विकास है वो उन्नति करेगा। जबकि आप उसके साथ प्रेम व सहानुभूति नहीं दिखाएंगे तो उसका जो व्यवहार है वो प्रभावित, जो उसका विकास है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। जनसंचार माध्यम जैसे टीवी, फोन, रेडियो, आजकल तो ये तो फोन वाला तो बहुत आपने सुना भी होगा। आज से 20 साल 25 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो फोन नहीं था। गांव में, पूरे गांव में एक टीवी देखने को मिलता था जिसमें हम सभी इकट्ठे होकर फिल्म देखते थे या रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे। लेकिन आजकल 5 साल 2 साल 3 साल के बच्चे के हाथ में फोन है। इनके माध्यम से भी जो बच्चे का विकास है, जो बालक का विकास है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है दोस्तों। तो पहला था वंशानुक्रम, दूसरा था वातावरण और तीसरा है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है परिपक्वता एवं अधिगम। ये परिपक्वता की बात हम पहले कर रहे थे, तो आगे ये परिपक्वता होती क्या, देखिए समता का विकास। परिपक्वता मतलब हमारी क्षमता कितनी है, ये नहीं कि मैं 10 किलो उठा सकता हूं 20 किलो उठा सकता हूं, हां क्षमता में आएगा, लेकिन मानसिक क्षमता, नैतिक क्षमता या सामाजिक क्षमता भी क्या है, परिपक्वता के अंतर्गत आती है। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नोल्ड गेसेल द्वारा किया गया। तो गेसेल ने परिपक्व है जो शब्द है, परिपक्वता शब्द, इसका प्रयोग किया था। परिपक्वता का संबंध वंशाक्रम से होता है तथा अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। परिपक्वता का संबंध किससे है, वंशानुक्रम। अधिगम का संबंध किससे है, वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण जो चीज हमने पढ़ी वही चीज यहां पर आ गई है। देखिए मित्रों, परिपक्वता वंशानुक्रम, अधिगम है आपका वातावरण, क्योंकि वातावरण से ही हम सब कुछ सीखते हैं। तो अधिगम का मतलब सीख रहे हैं, और परिपक्व वंशानुक्रम के द्वारा ही हमारा शरीर जैसा कैसा है मिलेगा, मतलब वही चीज है मित्रों। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अधिगम है इस पर परिपक्वता यानी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन परिपक्वता यानी वंशानुक्रम है, इस पर जो आपकी परिपक्वता है इस पर अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिपक्वता पर ही अधिगम का प्रभाव पड़ेगा मित्रों। अब देखिए परिपक्वता और अधिगम के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए मित्रों, वंशानुक्रम पर आधारित है आपकी परिपक्वता और अधिगम है आपका वातावरण पर आधारित। अधिगम किस पर है, वातावरण पर आधारित। परिपक्वता 20 से 25 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। परिपक्वता 20 से 25, लास्ट 25 मानकर चलो, पूर्ण हो जाएगी। जबकि अधिगम है जो वातावरण है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। परिपक्वता एक सामान्य प्रक्रिया है जो रेगुलर हर एक बालक में होती है, जबकि अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया यानी हर एक बालक में अलग आपको देखने को मिलेगी। परिपक्वता शारीरिक क्रिया है, शरीर के आकार में वृद्धि, लंबाई, यह है एक आपकी परिपक्वता है। जबकि अधिगम है ना, यह मानसिक और मनोवैज्ञानिक है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है मित्रों। अब देखिए, अतः व्यक्ति का विकास है जो वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता व अधिगम, इनका क्या है, प्रतिफल, इनका ही फल है आपका विकास, एक बालक का विकास दोस्तों। तो बाल विकास की यह पहली क्लास थी हमारी मित्रों। नेक्स्ट क्लास नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे शैशवा अवस्था के बारे में। कैसी लगी ये क्लास? एक बार सभी साथी, जो भी साथी रीट की या अगर रीट को अलावा आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।